आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो नेपाल से आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस वक्त जबरदस्त बवाल चल रहा है। ओली सरकार के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कैसे संसद भवन और काठमांडू के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जारी है और जहां पर युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर हंगामा भी मचाया है। काठमांडू में सुरक्षा कारणों से कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस ने विरोध कर रहे युवाओं पर आंसू गैस और पानी की बौछारें भी की। इस प्रदर्शन में 5 युवाओं की मौत हो गई है। एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक एक शख्स के मारे जाने आंकड़ा 5 तक पहुंच 5 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 80 से ज्यादा इसमें प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिसमें 2 को तैनात कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। युवाओं का कहना है कि सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है और भ्रष्टाचार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां आंदोलन नेपाल के कई शहरों में फैल चुका है और अब मुश्किल बना दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए आप, अब भी प्रदर्शनकारी जो है पार्लियामेंट के आसपास मौजूद हैं और मेन पर किस तरीके से बोतलें और दूसरी चीजें देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज दास कार्यों की कुछ और ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस समय क्या ताजा हालात है, एक बार फिर आप बताएं तो। प्रदर्शनकारियों की मौत का जो आंकड़ा है वो 8 पहुंच गया है। इसी तरह जो संसद भवन के बाहर है वो प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा और अधिक बढ़ता जा रहा है। यहाँ से खबर आ रही है कि लगातार जो प्रदर्शनकारी है धीरे धीरे कर फिर से जो है संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं। सरकार ने जो सेना डिप्लॉय किया था यहाँ वो संसद भवन के भीतर में है और संसद भवन के भीतर एक संसद भवन की सुरक्षा में लगी है और बाहर वहाँ प्रदर्शनकारी लगातार वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस के साथ लगातार वहाँ झड़प जारी है और घायलों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और प्रदर्शनकारी है पीछे हटने का अब नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब तक जो है सुबह से अब तक मरने वालों की तादाद जो है इस जेनजी रेवोल्यूशन में जो पहला दिन का आज ये प्रदर्शन है उसमें अब तक मरने वालों की संख्या 8 पहुंच गई है। बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को एक आंकड़ा बता दें जो हमारे सहयोग आंकड़ा 5 का था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी उपाध्याय भी जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ताजा तस्वीरें इस समय मौजूद वहां पर प्रदर्शन की है, कैसे ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र होता जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती यहां पर की गई है। पार्लियामेंट के आसपास, संसद भवन के आसपास ये तैनाती ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी यहां पर दीवारें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर फेंसिंग को तोड़कर अंदर भी घुसा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पढ़े उपाध्याय भी जुड़े। पढ़े, अभी के ताजा हालात किस तरीके के बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंकज बता रहे थे कि अभी और ज्यादा उग्र होगा, तो क्या सरकार इस पूरे प्रदर्शन को रोक पाने में, काबू कर पाने में काफी होगी, क्योंकि सरकार तो झुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए सुमित, ये निश्चित रूप से केपी शर्मा ओली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा इस समय काठमांडू की सड़कों के ऊपर उबलता हुआ नजर आ रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी वापस लौटने को तैयार नहीं है। वो सरकार से पुराना आदेश जो कि सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी सरकार के ऊपर इस चीज को लेकर दबाव बना रही हैं। मैं आपको एक ताजा अपडेट बता दूं, मरने वालों का आंकड़ा जो है वो कुछ जानकारी के अनुसार करीब करीब 5 हो चुका है और घायलों की संख्या करीब करीब 80 बताई जा रही है। और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई जगह से फायरिंग की रिपोर्ट आई है, क्योंकि जो भीड़ है वो संसद भवन के इलाके के अंदर, संसद परिसर के अंदर जो जेनजी के ये प्रोटेस्टर्स हैं वो दाखिल हो चुके हैं। हालांकि संसद भवन के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। और जो नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार है उसकी तरफ से एक आपात सुरक्षा बैठक बुलाई गई है। साथ ही काठमांडू शहर के अंदर करीब 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, ये जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, इन उपायों के बावजूद फिलहाल जो है पढ़े, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि अब तक 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 5 का आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है और घायलों की संख्या 80 के ज्यादा बताई जा रही है। और देखिए लगातार काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कैसे प्रदर्शनकारियों में मारे जाने, उनकी जो मौत का आंकड़ा है वो करीबन 6 पहुंच चुका है। हमारे सहयोगी पंकज दास हम तक ये अपडेट पहुंचा रहे थे कि देखिए आंकड़ा और
बढ़ सकता है, क्योंकि करीबन 30 से 35 ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनको गोली लगी है। उनको काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया और घायलों का आंकड़ा भी 80 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हैं। पंकज, एक बार फिर, क्योंकि ये आंकड़ा अब 6 पहुंच चुका है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? क्योंकि आप तो बता रहे थे कि 30 से 35 लोगों को गोली लगी है। अभी मैं जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। 7 जो प्रदर्शनकारी और ट्रॉमा सेंटर में मारे गए हैं, और जो एक प्रदर्शनकारी सिविल हॉस्पिटल ने ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसलिए इस पे विश्वास करना होगा। अब तक 8 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, जो लगातार आप पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे थे। अभी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। अभी शाम को जो 5 बजे इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इस विषय पर विचार किया जा सकता है। और हो सकता है जिस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो हो सकता है कि सरकार अपने जो आदेश है प्रतिबंध सोशल मीडिया पर, उसको वापस ले ले। इस पर जो आज का जो कैबिनेट का एजेंडा है, उसमें वही बताएगा जो काठमांडू और देश के अन्य शहरों में जो हालात बन रहे हैं, उसको देखते हुए कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक प्रधानमंत्री ने अपने। पंकज, मैं एक बार फिर से आपसे चाहूंगा कि आप वो आंकड़ा बताइए। क्या वो आंकड़ा 6 से भी ऊपर पहुंच चुका है? क्या वो आंकड़ा आप जिस तरीके से बता रहे थे कि 8 हो चुका है, क्या और भी लोगों के मारे जाने की या फिर उनके घायल होने की खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल, 2 जगह जहां प्रदर्शनकारियों का इलाज चल रहा है, यहाँ से यह पुष्टि कर दी गई है कि मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जो है, वो अभी अपना इलाज करा रहे हैं इन दोनों हॉस्पिटलों में। और लगातार जो घायल प्रदर्शनकारी है, उनको वहाँ लगातार पहुंचने की संख्या ज्यादा है, संख्या बढ़ रही है। 30 से 35 प्रदर्शनकारी को गोली लगी हुई है अभी तक, जिनमें 8 की मौत हो चुकी है। पंकज, क्योंकि आप बता रहे थे कि इमरजेंसी मीटिंग क्या स्टार्ट हो गई है और आप बता रहे थे कि सरकार हो सकता है कि पाबंदी वापस ले ले, क्या ये फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाएगा या फिर आदेश को ही वापस लिए जाने की बात हो रही है? जरूर सरकार कोई न कोई कदम उठाएगी, क्योंकि ये स्थिति जो है यहाँ पे सरकार के नियंत्रण से बाहर होता हुआ दिख रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अभी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अभी शुरू नहीं हुई है। शाम 5 बजे से बताया गया कि कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। कर्फ्यू भी लगा हुआ है, स्थिति तनावपूर्ण है, कई जगह प्रदर्शन चल रहा है, तो मंत्रियों को वहाँ प्रधानमंत्री के आवास से पहुंचने में देरी हो सकती है। तो इसलिए 5 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी। और ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है अपने कदम को, शायद अपने जो प्रतिबंध के फैसले होते हैं, वो तत्काल वापस लेगी और कोई दूसरा सरकार आदेश दे सकती है। बिल्कुल। क्या पंकज, आप जिस तरीके से पहले भी बता रहे थे कि देखिए इस पूरे संगठन जेनजी तो एक बिना नाम या फिर आप कह सकते हैं कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो आखिर में कैसे प्रदर्शनकारियों को हैंडल करेगी सरकार? क्योंकि अभी जो तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तो ये प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र होता जा रहा है। तो 5 बजे तक तो स्थिति और ज़्यादा भयानक होने की संभावना है। जी बिल्कुल, अब सरकार के पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। सरकार सकता है कि उनको लग रहा है सरकार को कि इससे जो है ये प्रदर्शन थोड़ा रुक जाए, थोड़ा कम हो जाए, इतना उग्र नहीं हो। लेकिन इस प्रदर्शन को में जो करप्शन का मुद्दा ऐड कर दिया गया है, तो पता नहीं ये युवा जो है वो कल सरकार के अगर ये प्रदर्शन सोशल मीडिया का निर्णय अपना वापस ले लेती, उसके बाद ये प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये तो कल ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार है वो प्रदर्शनकारियों के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि काठमांडू नहीं, गंडकी में जो पोखरा में गंडकी का जो प्रदेश है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री दफ्तर है, वहाँ भी पथराव शुरू हो गया है। कई अन्य जगह इटहरी में भी वहाँ तोड़फोड़ की जा रही है, वहाँ भी गोली चलने की खबर आ रही है। तो देश भर में स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को ये अपना कदम जो है वो वापस लेना ही होगा। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, देखिए जिस तरीके से पंकज अपडेट कर रहे थे कि आज शाम 5 बजे मीटिंग होने वाली है, सरकार हो सकता है कि फैसला वापस ले ले, लेकिन क्या जो अविश्वास या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक गहरी खाई बन गई है सरकार और लोगों के बीच में, क्या उस सरकार के लिए आगे वाले वक्त में भी दिक्कत पैदा करेगी? देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा सुमित आपने। और अगर आप देखें, एक सिलसिला चल रहा है लोगों की नाराजगी का, चाहे वो प्रो मोनार्की यानी राजशाही की वापसी को लेकर होने वाले प्रदर्शन हो, या फिर जो हाल ही में काठमांडू के अंदर और नेपाल के अंदर जो है बिजली विभाग जो है, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, उसके चीफ को हटाए जाने के बाद जिस तरीके से लोगों की नाराजगी वहां पर सामने आई थी, ये तमाम चीजें जो हैं वो आज इस प्रदर्शन के साथ में जुड़ गई हैं। यहाँ पर लोगों की जो नाराजगी है, अब वो कोई भी प्रदर्शन जो होता है वो एक रैलिंग पॉइंट बन जाता है। तो इस रैलिंग पॉइंट के इर्द गिर्द वो तमाम जो शिकायतें हैं वो लोगों
लोगों की ओली सरकार के प्रबंधन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बहुत सारी दूसरी चीजों को लेकर वो सारी जो नाराजगी है अब वो सड़कों के ऊपर बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे बड़ी चुनौती होगी, जो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि अभी 5 बजे अगर मीटिंग बुलाई गई है तो 5 बजने में तो अभी भी काफी वक्त है, और अगर इतनी देर तक ये प्रदर्शन चलता रहता है तो फिर हालात जो हैं वो और बिगड़ सकते हैं वहां पर। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है, अभी तो तस्वीरें केवल काठमांडू की नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरे शहरों के अंदर क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट्स अभी हम तस्वीरों में नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से पंकज भी बता रहे थे कि और शहरों में भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एक व्यापक प्रदर्शन हो सकता है। और साथ ही सुमित, आपने देखा पिछले कुछ समय में दक्षिण एशिया के अंदर इसी तरीके के छात्र प्रोटेस्ट के साथ में सरकार की बदलाव तक की नौबत हमने ढाका में देखी, हमने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में देखी। तो ये एक बड़ा खतरा निश्चित रूप से ओली सरकार के सामने भी होगा। बिल्कुल। और पंकज हमारे साथ जुड़े पड़े, पंकज का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पंकज, जैसे पढ़े भी बता रहे थे कि मुद्दे तो कई थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, जो सरकार ने आप कह सकते हैं कि राजशाही की वापसी का मुद्दा हो, चाहे लगातार करप्शन का मुद्दा हो, लेकिन जो इंस्टिगेटिंग पॉइंट था, यानी जिसने इस पूरी चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया, वो था सोशल मीडिया बैन को लेकर। क्या सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, सरकार की नीतियों को लेकर भी? पंकज, आपको अगर मेरी आवाज दोबारा से सुनाई दे रही हो तो मैं आपसे दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा वो सवाल कि क्या सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो राजशाही की वापसी का मुद्दा हो, क्या ये सारे मुद्दों ने ही इस चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया? हमारे साथ पंकज का संपर्क टूट गया, दोबारा से रुख करेंगे पंकज का, लेकिन एक बार फिर से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, ये मुद्दे बहुत व्यापी थे, बहुत लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को जिस तरीके से चिंगारी को आग में तब्दील होते हम देख रहे हैं, क्या अब कोई ऐसा मौका आएगा कि फिर दोबारा से कोई नया लीडर या फिर राजशाही की वापसी हो सकती है? देखिए, ये अभी बहुत फारफेच्ड होगा कि क्या पब्लिक वहां पर राजशाही वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। अभी तो तात्कालिक मुद्दा ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगाया गया है उसको लेकर लोगों की नाराजगी। देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। सोशल मीडिया को नियंत्रित और उसको जो है एक तरीके से उसका नियमन किया जाना चाहिए, ये एक सभी लोकतांत्रिक सरकारों के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती है। लेकिन सोशल मीडिया को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, क्या प्रतिबंध ही एकमात्र तरीका है जिससे ये सोशल मीडिया कंपनियां जो है, यहाँ पर सवाल सोशल मीडिया कंपनियों पर भी खड़ा होता है सुमित, कि अगर नेपाल सरकार लगातार ये कह रही थी कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए, आप अगर अपने आप को जो है कंप्लायंस करिए, तो एक सरकार जहां एक अगर किसी जगह की निर्वाचित सरकार ये कहती है तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया कंपनियां आखिर क्यों कंप्लाई नहीं कर रही थी। ये जो हालात खड़े हुए हैं, इन हालात के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों की और इन बिग टेक जायंट्स की क्या भूमिका है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल। और पंकज, देखिए प्रणय, यही तो सबसे बड़ा सवाल मैं इससे पहले भी पंकज से पूछ चुका था। पंकज, आप हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। पंकज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकार को कि देखिए आप इसे लागू कीजिए, सरकार उसको लागू कर देती है, तो फिर आखिरकार ये प्रोटेस्ट की वजह क्या कंपनियों की तरफ से जो कंप्लायंस नहीं किया जा रहा था, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया गया था, क्या वो वक्त बहुत कम था, मियाद बहुत कम थी, या फिर कंपनियां चाहती ही नहीं कि वो रेगुलेशन हो सरकार की तरफ से भी नेपाल के अंदर? देखिए, एक तो पहले हमें ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको आप किस तरह से व्याख्या करते हैं। सरकार ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए इसका व्याख्या किया, और समय सिर्फ 7 दिन का नहीं दिया गया था, समय पिछले 3 महीने से ये बातें चल रही थी। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो मेटा कंपनी है या जो गूगल कंपनी है, उनका कहना है कि नेपाल सरकार को पहले अपने उन नियमों, उन कानूनों में सुधार करना होगा, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी वहां से जो मोनिटाइज की बात है और उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, और वो हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए। नेपाल के जो नियम कानून सरकार ने बनाए सोशल मीडिया को लेकर, उसमें कई सारी जो है वो अपूर्ण है, वो पूरी तरीके से उनको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की तरफ से लगातार सरकार पर ये बात कहा जा रहा था। लेकिन नेपाल सरकार का कहना था कि सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद यहाँ नेपाल में दफ्तर खोले। इस पर मेटा कंपनी का कहना था कि नेपाल जैसे छोटे देश में अलग से दफ्तर खोलना, उसके लिए मैन पावर रखना, ये ठीक नहीं है। इंडिया में जो ऑलरेडी फेसबुक का, गूगल का जो भी दफ्तर है, और वहाँ से नेपाल हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, इंडिया से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन नेपाल सरकार बिल्कुल अड़ी हुई कि नहीं, आपको नेपाल में ही करना होगा ये इस तरह से। एक पहलू ये है, इसका कानूनी पक्ष जो है ये है। लेकिन सरकार लगातार लोगों की आवाज, अपने विरोध में जो माहौल बन रहा था पूरे देश भर में, अपनी उनकी नाकामियां छिपाने के लिए सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके उस पर वो बैन लगा दिया। सीधे एक दिन मंत्री की बैठक होती है और उसको निर्णय कर दिया था कि कल से, आज रात से सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया जो है वो बैन कर दिए गए।
बिल्कुल। और क्योंकि हमने देखा कि पंकज खास तौर पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो नेपाली लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कोई डिजिटल जो कंटेंट है या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो भी नेपाल के लोग करते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या होगी जिनको सीधे तौर पर आर्थिक रूप से भी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो उनके घर वाले जो बाहर रह रहे हैं उनसे भी उनका कटाव हो जाएगा। शायद ये भी आक्रोश की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे जितने बिजनेस अभी चल रहे थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आधार पर ही चल रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन में सोशल मीडिया पर एक सबसे बड़ा जो है वो एडवर्टीजमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। जो जो छोटी कंपनियां हैं, छोटे बिजनेस जो स्टार्टअप है, या जो लोग घर में बैठ कर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक जो है ये जरिया है। उनके लिए अच्छा खासा कमाई का एक जरिया था सोशल मीडिया। लेकिन सरकार ने व्यक्ति स्वतंत्रता को कुंठित किया ही, साथ ही इन जो बिजनेस है उनको भी चौपट कर दिया। जब सारे बड़े सोशल मीडिया आप समझ सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जिसपे सबसे ज्यादा ऐड होते हैं, वही सब बैन कर देने से जो है इन सब जो है छोटे जो काम करने वाले हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा धक्का था। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिशा है, क्योंकि मोनेटाइज के जरिए उनको भी लाखों रुपए की आमदनी यहाँ पे नेपाल में युवाओं को हो रही थी। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पढ़े भी जुड़े हैं। पढ़े, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही था क्योंकि सरकार ने जो अपनी गाइडलाइंस दी थी, जो नियम दिए थे, उसमें लाइजनिंग ऑफिसर की तैनाती हो, 7 दिन का वक्त दिया गया था, लगातार रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करी थी, ये कि कोई भी देश विरोधी या फिर आप कह सकते हैं हिंसक कोई फैलाता तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या ढंग से नहीं की गई, उसको इलेबोरेट नहीं किया। और शायद यही वजह है कि सरकार, जिस तरीके से पंकज भी बता रहे थे, कि शायद अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को उसमें डाल सकती थी, उस व्याख्या में डालकर लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती। और यही एक बड़ा पॉइंट था जहां पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, वो सड़कों पर उतर आए। देखिए सुमित, इसकी बहुत सारी परतें हैं और इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि ये कंसर्न्स भारत के अंदर भी हैं। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि जिस समय कोविड का संकट चल रहा था, भारत सरकार उस समय आईटी की एक गाइडलाइंस लेकर आई थी जिसके अंदर इन तमाम सोशल मीडिया कंपनियों से कंप्लायंस करने को लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत के लिए तो वो कंप्लायंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मार्केट है। और जिस तरीके से वो नेपाल को ट्रीट कर रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि वो उस जगह के ऊपर उसके लॉज को कंप्लाई करें। किसी भी सरकार की ये चिंता होती है कि ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक बड़ी चिंता सभी लोकतांत्रिक सरकारों के लिए इस समय बनी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर एक बड़ी चिंता इस चीज को लेकर बनी हुई है कि यहाँ पर सरकार के बनाए हुए नियमों को, सुप्रीम कोर्ट से मिले हुए आदेशों के बाद सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसको ये सोशल मीडिया कंपनियां, ये टेक जायंट्स कंप्लाई नहीं करते हैं, और कंप्लाई न करने के बाद सिचुएशन इस नौबत तक पहुंच जाती है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि सरकार को इस चीज की आशंका यदि थी, पिछले हफ्ते यदि प्रतिबंध लगाया गया था, लोगों की नाराजगी फूट रही थी, लोग इसका विरोध कर रहे थे, तब स्थिति को या नौबत को यहां तक क्यों आने दिया गया? और अभी इतनी देर हो चुकी है, सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पंकज जिस तरीके से बता रहे हैं, मीटिंग अभी बुलाई गई है, लेकिन सरकार के आधिकारिक बयान का, केपी शर्मा ओली के बयान का अभी तक इंतजार है। कोई अता पता ही नहीं है। पढ़े, यही सबसे बड़ी बात है कि देखिए सरकार की तरफ से आपने पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय कर दी, पार्लियामेंट संसद भवन के आसपास तक प्रदर्शनकारी घुस गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से कोई सामने नहीं आया जिसने बयान दिया। पंकज, एक बात बताइए, जिस बात को पढ़े भी उठा रहे थे कि जब सरकार की तरफ से कंप्लायंस करने के लिए कंपनियों को बोल दिया गया, हफ्ते भर का वक्त दिया गया, और अब जो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, दुनिया भर के तमाम देश देख रहे होंगे नेपाल की तस्वीरें, अभी तक कंपनियों की तरफ से भी क्या कोई रिस्पॉन्स आया, कोई स्टेटमेंट आया कि हाँ वो इस लेवल पर सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है, वो कंप्लायंस में ये चीजें चाहते हैं? क्या सरकार, कंपनियों की तरफ से भी कोई बयान, कोई स्टेटमेंट आया है? ये जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यहाँ जिस दिन प्रतिबंध लगाया गया उसी दिन शाम को, प्रतिबंध लगाने के कुछ ही घंटे के बाद उनकी तरफ से ऑफिशियल ये बताया गया था कि मेटा कंपनी का जो सिंगापुर का ऑफिस है, वहाँ से उनको एक ईमेल आया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए, वो उसको उन्होंने मंगवाया है। जो सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि नेपाल में बैन लगने के बाद जो है अब सारी कंपनियां धीरे धीरे इधर आ रही है। और गूगल की तरफ से अभी तक नेपाल सरकार ने ऐसा नहीं बताया कि गूगल की तरफ से कुछ इस तरह का आया है, लेकिन फेसबुक के जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर, ये सब सोशल मीडिया जो मेटा कंपनी के भीतर में है, इनके तरफ से जरूर सिंगापुर से जो है नेपाल सरकार को कॉन्टेक्ट किया गया है। लेकिन
फिर भी सरकार ने जो है इसको ये डैम को आगे बनाए रखा है। तो जबकि सरकार ने कहा था कि अगर कोई कंपनी हमसे संपर्क करती है, प्रोसेस स्टार्ट करती है, तो इस पर हम डैम खत्म कर देंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने सुरक्षा परिषद की बैठक की अभी बुलाई है। मंत्री परिषद की बैठक के पहले सुरक्षा परिषद की बैठक होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने सारे सुरक्षा प्रमुखों को बुलाया हुआ था और वहां से सभी जो सुरक्षा प्रमुख है, नेपाल पुलिस के जो चीफ है, आईजीपी, जो आर्म पुलिस फोर्स है उसके आईजीपी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो नेपाल का एनआईडी है उसके चीफ और नेपाल आर्मी के चीफ। और पंकज हम तक एक बड़ी खबर पहुंचा रहे थे, पंकज का ऑडियो बीच में कट गया, लेकिन हम आपको बता दें कि पंकज एक बड़ी खबर पहुंचा रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी की भी मीटिंग बुलाई गई, सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। यानी आज कैबिनेट की मीटिंग के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग है जिसमें सुरक्षा को लेकर किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किया जाए, इसको लेकर भी एक बड़ी मीटिंग है। एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे पंकज कि कैसे सरकार एक और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग आज करने वाली है। 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके ठीक बाद या उससे पहले एक बड़ी मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की भी होने वाली है। और नेपाल के ताजा हालातों को लेकर हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे।